देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू को डब्ल्यूबीडी से कितने मिलियन डॉलर की टीवी डील मिल रही है, इसको लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। कोटा इबुशी के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू रेसलिंग का एक और सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करने वाला है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर ब्रायन के पॉसिबली फाइनल काउंटडाउन सॉन्ग यूज करने को लेकर ब्रायन ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के कोलिजन के व्यूअरशिप की। बात करें एईडब्ल्यू के कोलिजन के व्यूअरशिप की तो गाइस ये बात तो आप सभी को याद होगा, 2 हफ्ते पहले जब एईडब्ल्यू का कोलिजन समर स्लैम के साथ हेड टू हेड गया था तो एईडब्ल्यू के कोलिजन को एईडब्ल्यू हिस्ट्री की लोएस्ट व्यूअरशिप 1,90,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट यही लास्ट वीक एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की व्यूअरशिप एक बार फिर से नॉर्मल गई, जहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को करीबन 3,70,000 लोगों ने देखा। और अब यहां पर इस हफ्ते के एईडब्ल्यू कोलिजन शो के बाद ई स्पोर्ट स्टेडियम में एईडब्ल्यू के आखिरी कोलिजन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। गाइस यहां पर ई स्पोर्ट स्टेडियम में एईडब्ल्यू के आखिरी कोलिजन शो को करीबन 4,06,000 व्यूअरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 36,000 ज्यादा है। और डेफिनेटली ये कहना गलत नहीं होगा कि व्यूअरशिप के मामले में ई स्पोर्ट स्टेडियम में एईडब्ल्यू का आखिरी कोलिजन शो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। गाइज ये तो बात है एईडब्ल्यू कोलिजन के व्यूअरशिप की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार जॉस दी असिस्टेंट की। गाइज यहाँ पर अगर आप लोग एईडब्ल्यू को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो गाइज आपको मालूम होगा कि एईडब्ल्यू कंपनी में आंद्रादे एल इदोलो के डेब्यू करने के कुछ ही टाइम के बाद आंद्रादे एल इदोलो के साथ साथ एईडब्ल्यू के अंदर जॉस दी असिस्टेंट ने उनका डेब्यू किया था। और गाइज एईडब्ल्यू के अंदर जॉस दी असिस्टेंट जहां पहले आंद्रादे के साथ काम करते थे, वहीं बाद में वो रूस के फैक्शन एलएफआई के लिए काम कर रहे थे। और कुछ दिनों पहले एईडब्ल्यू के बजट कट के अंदर जॉस को एईडब्ल्यू कंपनी से रिलीज कर दिया गया। और अब यहां पर जॉस के एईडब्ल्यू कंपनी से रिलीज होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जॉस के डेब्यू करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर आंद्रादे एल इदोलो जब शो के ऊपर पहुंचे थे तो आंद्रादे के साथ साथ एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार जॉस दी असिस्टेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के ऊपर गए थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के पूरे शो के दौरान जॉस को डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज एरिया पर देखा गया था। और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जॉस दी असिस्टेंट को साइन करेगी या नहीं। बट गाइस जॉस दी असिस्टेंट का लंबे टाइम तक स्मैकडाउन के बैक स्टेज पर होना कहीं ना कहीं इस चीज को टीच करता है कि पॉसिबली आंद्रादे जॉस के साथ दोबारा काम करना चाहते गए और वो यहाँ पर एक बार फिर से उनके साथ रियूनियन करना चाहते गए। मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जॉस को साइन करे। और गाइज आंद्रादे एल इदोलो को डेफिनेटली एक मैनेजर की जरूरत है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चार्ल्स ब्रैकली के एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने की। अगर आप लोग अमेरिकन फुटबॉल को देखते हो तो आपको मालूम होगा कि चार्ल्स ब्रैकली अमेरिकन फुटबॉल के एक बहुत ही बड़े नाम रह चुके गए। और अब यहाँ पर वो अमेरिकन फुटबॉल के ऊपर स्पेशली पोस्ट शो के ऊपर कॉमेंट्री करते गए। और यही टीएनटी के ऊपर चार्ल्स ब्रैकली के सालों तक कॉमेंट्री करने के बाद अब इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने चार्ल्स ब्रैकली के एईडब्ल्यू कंपनी में आने को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि चार्ल्स ब्रैकली एईडब्ल्यू कंपनी और रेसलिंग बिजनेस के काफी बड़े फैन थे। और गाइस यहां पर टीएनटी नेटवर्क के ऊपर एनबीए का फ्यूचर क्या होगा ये तो टोनी खान को नहीं पता ही। बट गाइस डेफिनेटली यहां पर चार्ल्स ब्रैकली अगर एईडब्ल्यू पर आना चाहते गए तो टोनी खान चार्ल्स ब्रैकली का एईडब्ल्यू पर पूरी तरह से वेलकम करेंगे और वो यहां पर चार्ल्स को एईडब्ल्यू में लाने के लिए पूरी तरह से ओपन थे। गाइस मुझे यहां पर नहीं लगता है कि टोनी खान को इस टाइम पर किसी को भी एईडब्ल्यू कंपनी पर लाना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में कोटा इबुशी के पॉसिबल रिटर्न की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर कोटा इबुशी पिछले 9 महीनों से हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और एईडब्ल्यू के बाहर कोटा इबुशी के इस साल के ओपनिंग पर इंजर्ड होने के बाद ही कोटा इबुशी यहां पर इंजरी से गुजर रहे थे। बट गाइस लास्ट मंथ कोटा इबुशी के इंजरी के हील होने के बाद इबुशी यहां पर ऑलरेडी उनका इंडिंग रिटर्न कर चुके गए। और वो यहां पर एईडब्ल्यू के बाहर जापान की इंडी रेसलिंग कंपनीज के ऊपर ऑलरेडी यहां पर 2 से 3 मैचेज रेसल कर चुके गए। और अब यहां पर जब इबुशी ऑलरेडी रेसल कर रहे गए तो इबुशी के रिटर्न होने को लेकर एक बार फिर से डब्ल्यूओएन की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर डब्ल्यूओएन ने यह कंफर्म कर दिया है कि डेफिनेटली यहां पर कोटा इबुशी की इंजरी लगभग ठीक हो चुकी है। बट कोटा इबुशी तब तक एईडब्ल्यू पर रिटर्न नहीं करेंगे जब तक केनी ओमेगा एईडब्ल्यू पर रिटर्न नहीं करते गए। और एईडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा जब उनकी इंजरी से पूरी तरह से ठीक होकर रिटर्न करेंगे
तो पॉसिबली उसी टाइम के ऊपर कोटा इबुशी भी AEW के ऊपर रिटर्न करने वाले गए। और गाइस WON के रिपोर्ट के हिसाब से ओमेगा इबुशी पॉसिबली AEW के अंदर हमें यहाँ पर टैग टीम के तौर पर देखने को मिल सकते गए, इसलिए ये दोनों सेम टाइम के ऊपर रिटर्न करना चाहते गए। वेल गाइस मैं डेफिनेटली गोल्डन लेवर का बहुत ही बड़ा फैन रह चुका हूँ, बट मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि इस स्टेज के ऊपर केनी ओमेगा और कोटा इबुशी को AEW में टैग टीम के तौर पर काम करना चाहिए। और स्पेशली केनी ओमेगा जैसा रेसलर जो AEW कंपनी का वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉ बनने की हमेशा से काबिलियत रखता था, उसका यहाँ पर दोबारा से टैग टीम में जाना ये AEW कंपनी का एक बहुत ही गलत डिसीजन होगा। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ऑल इन के मेन इवेंट की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के इस साल के ऑल इन के मेन इवेंट के ऊपर अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन यहाँ पर शो के मेन इवेंट पर वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। और ये यहाँ पर ब्रायन के करियर का बिगेस्ट मैच होने वाला है। और अब जबकि ब्रायन यहाँ पर ऑल इन को मेन इवेंट करने वाले गए, तो गाइज इसीलिए काफी सारे लोगों को ये लग रहा है कि ब्रायन के करियर के इतने बड़े मैच खेल के ब्रायन यहाँ पर पॉसिबली उनका स्पेशल एंट्रेंस करेंगे। और जिस तरीके से AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर ब्रायन ने फाइनल काउंटडाउन म्यूजिक के ऊपर एंट्रेंस किया था, पॉसिबली उसी तरीके से ब्रायन के फुल टाइम करियर के आखिरी मैच के अंदर वो यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम में फाइनल काउंटडाउन को लेकर एंटर करेंगे। वली इस हफ्ते ब्रायन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ब्रायन ने फाइनली ये रिवील कर दिया है कि ऑल इन के ऊपर ब्रायन यहाँ पर फाइनल काउंटडाउन म्यूजिक के साथ एंटर होंगे या नहीं। गाइड यहाँ पर ब्रायन का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर ये बढ़िया से मालूम है कि सोशल मीडिया पर करंटली फाइनल काउंटडाउन म्यूजिक को लेकर काफी ज्यादा बज चल रही है, बट ब्रायन लोगों को ये बताना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर ऑल इन के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन फाइनल काउंटडाउन के ऊपर एंटर नहीं करते गए तो लोगों को इससे बिल्कुल भी नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रायन का ये कहना है कि अभी तक ब्रायन को भी ये नहीं पता है कि AEW के ऑल इन के ऊपर वो यहाँ पर उनके करंट एंट्रेंस म्यूजिक के साथ एंटर करेंगे या उनके लिए कोई स्पेशल म्यूजिक होने वाला है। और करंटली यहाँ पर AEW कंपनी ने ब्रायन को ये नहीं कहा है कि ऑल इन के ऊपर फाइनल काउंटडाउन म्यूजिक प्ले होगा। और इसीलिए ब्रायन पहले से ही फैंस को ये बताना चाहते गए कि उन्हें यहाँ पर फाइनल काउंटडाउन म्यूजिक के लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रायन को नहीं लगता है कि ऑल इन के ऊपर 100% फाइनल काउंटडाउन म्यूजिक आएगा। वेल गाइज मैं जितना AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान को फॉलो करता हूँ, मुझे यहाँ पर 100% लगता है कि टोनी खान ब्रायन के करियर के बिगेस्ट मैच के लिए फाइनल काउंटडाउन के म्यूजिक के लाइसेंस को एक बार फिर से खरीदने वाले गए। और ऑलरेडी यहाँ पर टोनी खान फालतू चीज़ों पर इतने पैसे खर्च करने के बाद ब्रायन के करियर के इतने बड़े मैच पर फाइनल काउंटडाउन के लाइसेंस को तो खरीद ही सकते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के टीवी डील की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी पिछले 6 महीनों से वार्नर मीडिया के साथ टीवी डील नेगोशिएट कर रही है। और AEW के टीवी डील नेगोशिएशन को लेकर इस समय हर किसी के मन में काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि जहां AEW के हेटर्स का ये कहना है कि वार्नर मीडिया AEW को टीवी डील में बहुत ही कम पैसे देगी, वहीं AEW के हार्डकोर मार्क का ये कहना है कि AEW कंपनी को WBD से बिगेस्ट डील मिलने वाला है। और इवन यहाँ पर हाल फिलहाल में रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने ये तक बोल दिया कि AEW कंपनी को WBD से पॉसिबली $290 मिलियन तक की डील मिल सकती है। बट अब यहाँ पर फाइनली फाइटफुल की तरफ से AEW के टीवी डील को लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। गाइड यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि रिसेंटली यहाँ पर फाइटफुल के द्वारा WBD के कुछ ऑफिशियल्स को यहाँ पर कॉन्टेक्ट किया गया था और WBD के ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म किया है कि AEW कंपनी को काफी पहले WBD की तरफ से इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया था। बट गाइज WBD ने AEW को जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया था, AEW कंपनी उस ऑफर को लेना नहीं चाहती थी और पॉसिबली WBD AEW कंपनी को पहले ऑफर के अंदर जो पैसे दे रही थी, AEW कंपनी को वो पैसे कम लग रहे थे और इसी रीजन की वजह से AEW और WBD का ये टीवी डील इतने लंबे टाइम से नेगोशिएट हो रहा है। बट अब यहाँ पर WBD के ऑफिशियल ने ये कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी के इनिशियल टीवी डील को ना लेने के बाद अब WBD कंपनी ने फाइनली यहाँ पर AEW को दूसरा टीवी डील ऑफर किया है। और इस बार WBD जो टीवी डील ऑफर कर रही है उसके मुकाबले डेफिनेटली AEW को लास्ट टाइम के ऑफर के मुकाबले ज्यादा पैसे ऑफर किए जा रहे गए। और गाइस WBD के ऑफिशियल ने ये तो नहीं बताया ही कि WBD यहाँ पर दूसरे टीवी डील ऑफर के अंदर AEW को कितने पैसे दे रही है, बट WBD के ऑफिशियल ने ये बताया है कि पहले ऑफर के अंदर WBD AEW कंपनी को कितने पैसे देना चाहती थी। गाइस यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि AEW कंपनी को वार्नर मीडिया से जो पहला ऑफर मिला था उस ऑफर के अंदर AEW कंपनी को उनके करंट टीवी डील के दोगुने पैसे दिए जा रहे थे। और वार्नर मीडिया के इनिशियल टीवी डील ऑफर के अंदर वार्नर मीडिया ने AEW को उनके करंट टीवी डील का
एक्स ऑफर किया था। और गाइस क्योंकि AEW कंपनी को वार्नर मीडिया से करंटली डायनामाइट, कोलिजन और रैम्पेज के लिए लगभग यहाँ पर $75 मिलियन मिलते गए। तो गाइस इसीलिए वार्नर मीडिया के पहले ऑफर के अंदर WBD AEW कंपनी को $150 मिलियन ऑफर कर रही थी। बट गाइस यहाँ पर मेरे लिए ये बहुत ही शॉकिंग बात है कि वार्नर मीडिया के इनिशियल ऑफर में ही 150 मिलियन ऑफर करने के बाद AEW कंपनी ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। और अब यहाँ पर वार्नर मीडिया जो नया ऑफर दे रही है उसके अंदर वार्नर मीडिया AEW को 150 मिलियन से भी ज्यादा पैसे देने वाली गए। और गाइस अगर यहाँ पर ये रिपोर्ट पूरी सही गए तो ये कहने में मुझे कोई भी शक नहीं गए कि डेफिनेटली यहाँ पर AEW के इस न्यू टीवी डील के साइन होने के बाद AEW कंपनी 100% प्रॉफिटेबल होने वाली गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW कंपनी को प्रॉफिटेबल बनने के लिए सिर्फ यहाँ पर मिनिमम $140 मिलियन की टीवी डील चाहिए। और अब यहाँ पर जबकि AEW कंपनी को वार्नर मीडिया से ऑलरेडी $150 मिलियन का डील मिल चुका है और AEW उस डील को रिजेक्ट करके और ज्यादा पैसे का ऑफर ले चुकी है, तो गाइस ये कहना गलत नहीं होगा कि इस साल के एंडिंग के ऊपर ऑल एलीट रेसलिंग फाइनली यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनने वाली गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WBD के सेकंड ऑफर के अंदर टोनी खान WBD से एग्जैक्टली कितने पैसे निकलवा पाते गए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।